साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम सीएसआईआर के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर रहे थे, उसी के क्रम में अब हम कुछ और सीएसआईआर के पीवाईक्यूज़ को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये आपके सितंबर 2022 में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, वहाँ से जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं, उसको मैंने यहाँ पे फ्रेम किया गया है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा है और शायद एक नज़र में अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि शायद ये मेरे से नहीं सॉल्व होगा। आपको इस क्वेश्चन में इम्यूनोलॉजी, बायोसिंथेटिक पाथवे या आप और भी कुछ चीज़ें अगर आप माइक्रोबायोलॉजी सोचते हैं, तो लगेगा कि ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बट ये बहुत ही आसानी के साथ आपका सॉल्व हो सकता है और जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, उतने में से ही मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दूँगा। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा और जैसा कि मैंने आपको बार-बार आपको मोटिवेट किया है और आपको यही की पॉइंट सिखाई है कि बिलीव अपने ऊपर रखना है, क्योंकि सेल्फ बिलीव ही आपको आपके सक्सेस तक लेकर जाएगा, राइट? क्योंकि समय कम है, कार्य ज़्यादा है, अब जो काम है वो मुझे नहीं करना है, वो आपको करना है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज़ करने हैं और मैंने मैंने जैसा कि बोल रखा है कि अभी भी आपके पास 20 से 25 दिन का जो आपके पास टाइम अभी जो आपके पास शेष है, उसमें केवल और केवल आपको क्या करना है, अपने चीज़ों को रिवाइज़ करना है और जो मेरे कंटेंट अवेलेबल हैं, उनको सुनते जाइए बिना किसी टाइटल को देखते हुए, ठीक है? क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में आपको कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दे के रखा है और वहीं से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने की तरीके को मैं समझाने जा रहा हूँ। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आईडी 257 है। यहाँ पे पूछा गया है कि एक फीवर कॉज्ड हो रहा है, जो कि आपके बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो रहा है, जिसमें आपका थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होती है वो चेंज हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री होता है, लेकिन जब आपको फीवर आता है तो वो टेम्परेचर क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर प्रपोज्ड बाय ए रिसर्चर, जो था उसने कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और कह रहा है कि इस पैथोजेनेसिस के बारे में आपको बता रहा है। तो आपको क्या बताना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानने हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 6 स्टेटमेंट्स मेरे सामने रखे हुए हैं और बहुत ही आसानी के साथ आपको धैर्य के साथ इस क्वेश्चन को पढ़ना है और अपने आंसर तक पहुँचना है। पहले स्टेटमेंट पे कह रहा है कि द इन्फेक्शन जो है वो इंड्यूस करता है साइटोकाइन्स को, मतलब ये जब इन्फेक्शन बैक्टीरिया है बेटा, ये बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन करने के बाद आपकी बॉडी में कुछ ऐसे साइटोकाइन जो हैं वो आपके रिलीज़ हो रहे हैं। अब ये रिलीज होने के बाद क्या कर रहे हैं, जो इनहिबिट करते हैं, मतलब ये जो पर्टिकुलर साइटोकाइन आपकी बॉडी में रिलीज हुआ है, ये साइटोकाइन आपका इनहिबिट करता है PGE2। अब यहाँ पे इन्होंने इसका पूरा नाम नहीं लिया है और आपको समझना होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, जिसका हमने बहुत बार जिक्र किया है जब भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस को मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कराए हैं। और जब भी हमने आपको इन्फ्लामेशन, जो कि आपको मैंने इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ाया था, कि जब भी आपका इन्फ्लेमेशन होता है या अगर आपको पेन का सेंसेशन होता है कि आपको लगता है कि मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मैंने आपको बोल रखा है कि पी से पेन और पी से उठा के प्रोस्टाग्लैंडिन से मिला दीजिएगा, ठीक है? तो उसका जो रीज़न होता है वो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका लेवल जो होता है आपकी बॉडी में, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जो अल्टीमेटली क्या करते हैं, आपके पेन, फीवर या इन्फ्लेमेशन कह लीजिए, हर चीज़ के लिए क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे सेंटेंस बोला है कि जो आपका इन्फेक्शन है, उसमें आपके ऐसे साइटोकाइन रिलीज हो रहे हैं जो PGE2 को इनहिबिट करते हैं। हालाँकि ये मॉलिक्यूल आपके हाइपोथैलेमस में है, जिससे क्या होता है, इंक्रीज होता है बॉडी का टेम्परेचर। अब आपको जैसे मैंने सिंपली बात बताई है कि चाहे पेन हो जाए, फीवर हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, आपकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल जितना ज़्यादा रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपको पेन होगा, उतना ही ज़्यादा आपको फीवर होगा और उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएँगे। तो यानी कि अगर आपका इन्फेक्शन से, अगर आप सिंपल सा, अगर आप दुनियादारी नहीं जानते हैं कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन है कि क्या इन्फेक्शन है, आप यहाँ पे भूल जाइए कि ये आपका बैक्टीरिया इन्फेक्शन है या कुछ भी इन्फेक्शन है। बस मैंने यहाँ पे क्या पकड़ा, मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन को पकड़ा और कह रहे हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देगा, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है? तो आइडियली कंडीशन में ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो यानी कि जो आपका ए स्टेटमेंट होगा बेटा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब जैसे ही मैं किसी एक स्टेटमेंट को पकड़ूंगा, मैंने सीएसआईआर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हुए मैंने आपको बताया है कि बहुत ज्यादा हमें माथापच्ची नहीं करनी है। हम किस पर जाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पे जाएंगे। तो जहां पर मुझे ए रखा मिल रहा है, मैंने उसको काट दिया, बाकी मुझे कहीं पर ए नहीं दिख रहा है, तो यानी कि अब मुझे दूसरा ऑप्शन मुझे पढ़ना पड़ेगा।
दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ सर्कुलेटरी टीएनएफ अल्फा और आईएल-1 बीटा आफ्टर इन्फेक्शन आर नॉट एबल टू इंड्यूस फीवर। अब यहाँ पर भी आपका ये कॉन्ट्राडिक्टरी इन्होंने स्टेटमेंट बोला है, और चूंकि यहाँ पे बस आपको इन्फ्लामेशन या आपने मेरे साथ साइटोकाइन आपने जो इम्यूनोलॉजी पढ़ी होगी वहां से मैं इसको कोरिलेट कराऊंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन के आंसर तक जा सकते हैं। तो बेसिकली आपके जो आपके साइटोकाइंस होते हैं, आपके दो तरीके के साइटोकाइंस होते हैं, एक आपके प्रो इन्फ्लामेटरी होता है और एक आपका एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। बस आपको इतना मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि जनरली आपके प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन जो होते हैं वो किसी डिजीज को एक्टिवेट करेंगे या उसको इंक्रीज करेंगे, और एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है कि वो उसका अपोज करते हैं। तो बेसिकली जो आपका IL-1 बीटा हो जाता है, ठीक है, जितने भी मोस्टली साइटोकाइंस होते हैं, चाहे वो आपका IL-17 होता है, ये सब आपके प्रो इन्फ्लामेटरी आते हैं और उसी में आपका TNF अल्फा आएगा। बाकी नाम में भी मैंने इसका जिक्र एक बार एक क्वेश्चंस में आया था, तो मैंने आपको बोला था इसका पूरा नाम जो होता है इसको हम प्यार से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बोलते हैं। तो अभी के लिए हालांकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं साइटोकाइंस, आप बहुत ब्रॉड लेवल पे कल को आप रिसर्च करने जाएंगे तो आपको थोड़े बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी साइटोकाइंस भी देखने को मिलेंगे, बट मोटा मोटा जो आपका TNF अल्फा होता है बेटा वो आपका प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन है, यानी कि ये आपका डिजीज कराएगा। यानी कि डिजीज कराएगा तो आपका फीवर की कंडीशन आनी चाहिए। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि आपका TNF अल्फा और IL-1 बीटा जो है वो आफ्टर इन्फेक्शन आर नॉट एबल टू इंड्यूस फीवर। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। एंटी इन्फ्लामेटरी में आपके बहुत ही कुछ साइटोकाइंस ही बेसिकली आपके माने जाते हैं, उसमें आपको बस मेजरली जो आपको याद रखना है वो आपको IL-10 याद रखना है, ठीक है। बाकी और भी अगर आप साइटोकाइंस का चार्ट देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, बट मोटा मोटा आपको इतना याद रखना है, प्रो इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी, तो वो हमने यहाँ पे समझ लिया। तो बी स्टेटमेंट जो होगा बेटा, ये भी जो है ये इन्होंने कह दिया है कि आफ्टर इन्फेक्शन ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन जो है वो फीवर नहीं कॉज करा पा रहे हैं। तो यानी कि बी स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो बी भी आप यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं। तो यानी कि दो ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो गए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लें। अब अगर मैं इसकी तरफ आता हूँ, अगर मैं रिमेनिंग दोनों ऑप्शंस की तरफ अगर मैं देख लूँ, तो यहाँ मुझे डी भी देखने को मिल रहा है, ई भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे सी और एफ में मुझे डिसाइड करना है। ठीक है, अगर मैं सी और एफ की तरफ जाता हूँ तो सिंपल सी कहानी है, जिस तरीके से मैंने भी आपको प्रोस्टाग्लैंडिन के रिगार्डिंग आपको कहानी समझाई थी, उसी तरीके से ही आपका फोर्थ लास्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया है कि द इनहिबिशन ऑफ द कॉक्स-2 जीन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे अगर आपने बायोसिंथेटिक पाथवे में, हालांकि मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन की बायोसिंथेसिस नहीं पढ़ाई है, लेकिन अगर आप कभी भी बायोसिंथेटिक पाथवे पढ़ते हैं और इवन बायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में जब हमने डीबीटी के पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे, तो मैंने आपको कुछ बातें भी मैंने आपको एक रैंडमली बताई थी कि आपके बायोकेमिस्ट्री में दो एंजाइम्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, सुसाइड एंजाइम बोलते हैं। उसमें एक मैंने आपको बोला था कि अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, उसमें से जो एक एंजाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज बोलते हैं। ये याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कभी बायोकेमिस्ट्री में प्रोस्टाग्लैंडिन की बायोकेमिस्ट्री बायोसिंथेटिक पढ़ा देंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज जो होता है ये आपके प्रोस्टाग्लैंडिन के बायोसिंथेसिस का समझ लीजिए कि बहुत ही की एंजाइम है। ठीक है, यानी कि इसकी जब बायोसिंथेसिस स्टार्ट होती है तो ये आपके कॉक्स टू जीन जो होते हैं, या कॉक्स इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो घूम फिर के कहानी फिर हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन पे आके रुक जाती है, और इन्होंने कहा है कि अगर हम इनहिबिट कर देते हैं कॉक्स-2 जीन के एक्सप्रेशन को बाय द इंक्रीज लेवल ऑफ, यानी कि जो आपके साइटोकाइन है वो अगर कॉक्स-2 को भी इनहिबिट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कॉज द राइज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इन द इन्फेक्टेड पर्सन। इससे क्या हो रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। भाई आप बताओ, प्रोस्टाग्लैंडिन की अगर बायोसिंथेसिस मैं आपको बता दूं कि 10 स्टेप में, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ 11 स्टेप 12 स्टेप में, एक मैं रेंडमली आपको बता रहा हूँ कि मल्टीपल स्टेप में आपकी ये बायोसिंथेटिक होती है, जिसमें साइक्लोऑक्सीजिनेज आपका बहुत ही की एंजाइम है। समझ में आ रही है बात को? बहुत ध्यान से समझना। तो अगर आप साइक्लोऑक्सीजिनेज को ही इनहिबिट कर दोगे तो क्या आपका प्रोस्टाग्लैंडिन का मॉलिक्यूल बनेगा? नहीं बनेगा। तो यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, और पी से पी हम जानते हैं कि पेन, इन्फ्लेमेशन, फीवर के लिए मेरा कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है? प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? तो जब ये आपका, और बाकी एक चीज और भी याद रखिएगा, वो आपको पता भी होना चाहिए, ये आपकी बेसिकली इकोसोनाइड, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री तो वहां पे इकोसोनाइड्स मॉलिक्यूल मिलते हैं, 20 कार्बन के ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी फैमिली में आपका प्रोस्टाग्लैंडिन आता है। और इनका जो प्रिकर्सर होता है वो आपका क्या होता है बेटा? अर्किडोनिक एसिड होता है। ये सब तो पढ़े होगे ना? तो ये सब बायोकेमिस्ट्री में मैंने आपको बायोसिंथेटिक पाथवे के कुछ वीडियोस में मैंने आपको अर्किडोनिक एसिड के बारे में चर्चा किया है। ठीक है, तो ये वो वाली स्टोरी यहाँ पे आपकी बैठेगी। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी बेटा इनका
फ़ाल्स है। तो यानी कि एफ को मैं हटा दूँगा, तो यानी कि एफ वाला मेरा फ़ाल्स हो जाएगा और मेरा जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो मेरा 1027 होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही है, डी ऑप्शन सही है और ई ऑप्शन सही है। बाकी आपको समझ में आता है तो पढ़ लेना, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। समझ में आ रही है बात को? बाकी इसके रिगार्डिंग आपको मतलब मेरा ये कहने का मतलब है बेटा कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस को वहाँ पे देखेंगे तो आप एक बार रुकिएगा, क्योंकि आपको मैंने इम्यूनोलॉजी मैंने पढ़ाई है, मैंने आपको लिटिल बिट बायोसिंथेटिक पाथवेज भी हमने बहुत कवर कर लिया है। बस 2-4 चीज़ें बाकी हैं, थोड़ा-सा समय का अभाव है, नहीं तो मैं वो चीज़ों को भी कवर कर दूँगा, ठीक है? अगर आप मेरे पूरे वीडियोज़ को देख कर जाएँगे तो आपको साइक्लोऑक्सीजिनेज़ का भी ज़िक्र आपको मिलेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जो भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कोई भी यहाँ पे फर्जी लेक्चर अवेलेबल नहीं है। साइक्लोऑक्सीजिनेज़ का भी ज़िक्र आपको मिलेगा, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन को भी आप समझ जाओगे, एंटी का भी ज़िक्र मिलेगा और आपको इकोसोनाइट्स का भी ज़िक्र मैंने अपने लेक्चर में किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आप देख सकते हैं, 257 इसकी आईडी है और 1027 जो होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी चीज़ें जो कि मैंने जैसा कि आप लोग बहुत वरीड रहते हैं कि सर हमारा इकोलॉजी है या इवोल्यूशन है या कुछ और भी चीज़ें हैं, तो ख़ैर वो मेरा क्षेत्र नहीं है, बट फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन्स को वहाँ पे पकड़े हैं जो मुझे लगा कि यार ऐसे भी क्वेश्चन्स हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप इकोलॉजी बहुत ब्रॉड लेवल पे पढ़ के जाओगे तभी आप उन क्वेश्चन्स को सॉल्व कर सकते हैं। राइट। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि इन ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन ए इंडिविजुअल्स आर अंडर स्ट्रेस है। सपोज अगर कोई एक पॉपुलेशन है जिसमें कोई एक मतलब पॉपुलेशन है वो स्ट्रेस में है एंड दे प्रोड्यूस स्मॉलर ऑफ स्प्रिंग, यानी कि जो उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बहुत स्मॉल हो रहे हैं। तो इसके बेसिस पे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस इन द पॉपुलेशन अफेक्ट ऑफ स्प्रिंग साइज बट नॉट द नंबर ऑफ द ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। इसके अलावा मतलब स्ट्रेस से उनके पॉपुलेशन की साइज पे ऑफस्प्रिंग की साइज पे इफेक्ट पड़ रहा है। स्ट्रेस जो होते हैं एडल्ट्स प्रेफर टू प्रोड्यूस स्मॉल ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो स्ट्रेस भाई कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन कौन करेगा? एडल्ट्स करेंगे। तो यानी कि जो जो स्ट्रेस में एडल्ट हैं वो उनकी एक कह सकते हैं ना कि जो एक स्ट्रेस वाले एडल्ट हैं वही प्रेफर कर रहे हैं कि हम स्मॉल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो लेस फूड को रिक्वायर हो। ठीक है? अब यहाँ पे मैं समझते जाइए, अभी मैं स्टेटमेंट के अंदर नहीं जा रहा हूँ, बस आपको मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ। फिर है स्ट्रेस में बी लिंक टू द ऑफस्प्रिंग साइज एंड स्ट्रेस इन ए पॉपुलेशन डायरेक्टली अफेक्ट द ऑफस्प्रिंग साइज। अब एक चीज यहाँ पे इस जो क्वेश्चन में मैंने समझा, हालांकि ये क्वेश्चन जो था इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का केवल इतना मतलब है कि कल को आप रिसर्च करने जा रहे हैं। रिसर्च में जब आप कोई भी अपना आप सपोज दैट कल को जब आप आएंगे पीएचडी में अपना काम करेंगे तो आप कोई एक स्टडी प्लान करेंगे और आपको मैं बहुत ही छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप कभी भी जो आप किसी भी एक ड्रग डिस्कवरी होती है या आप कोई भी मॉलिक्यूल देखते हैं तो वो किसी 5 साल के पीएचडी के वर्क से नहीं आता है, ये भी आप सुन लीजिए, ठीक है? उसके पीछे एक बहुत एफर्ट होती है और बहुत पैरामीटर, सपोज़ दैट अगर आपने कोई एक मॉलिक्यूल डिस्कवर भी कर दिया कि यार सपोज़ दैट अगर मैं इम्यूनोलॉजी की ही बात कर लूँ कि यार किसी डिज़ीज़ में जो है वो IL-7 का बहुत बढ़िया रोल है। लेकिन बेटा IL-7 के खिलाफ आपने सारी स्टडी तो पहली बात आपने 5 साल में नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी अगर मैं एक पल को मान भी लेता हूँ कि आपने IL-7 के बारे में अपनी सारी चीज़ें कह भी दी हैं, तो क्या ये मार्केट में ड्रग आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका रेगुलेटरी स्टेप्स भी देखना होगा। क्योंकि सपोज दैट अगर आप किडनी पे काम करते हैं तो हो सकता है कि आपने IL-7 की सारी स्टडी आपने किडनी पर किया होगा, लेकिन किडनी को तो ठीक कर रहा है, क्या पता ये बोन में जो होता है वो एडवर्स इफेक्ट कर दे रहा हो। तो क्या होता है कि जब आपकी मार्केट में ड्रग आने वाली होती है या कोई भी चीज होती है तो बहुत सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है और साइंस में आप एक छोटी स्टडी या छोटे एक एक्सपेरिमेंट के आधार पे सपोज दैट आपने IL-7 को प्रूफ करने के लिए आपने 3 एक्सपेरिमेंट कर लिए, ठीक है? आपने एक एलाइजा किट मंगा लिया, उससे आपने देख लिया, आपने थोड़ा बहुत वेस्टर्न कर लिया, थोड़ा बहुत आपने फ्लो साइटोमेट्री कर लिया। तो बेटा आप इन 3 एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप कोई चीज़ कंक्लूड नहीं कह सकते हैं। उसके पीछे और भी रिसर्च करने होंगे, समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन में बस इतना मतलब था कि हो सकता है कि वो ऑफस्प्रिंग की साइड से उनका स्ट्रेस का लेना-देना हो। लेकिन इस पर्टिकुलर क्योंकि पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन ए है जिसमें इंडिविजुअल्स हैं जो स्ट्रेस की वजह से उनके स्मॉल ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं, तो आप उनमें कॉन्ट्राडिक्टरी या मतलब कलेक्टिवली आप कोई स्टेटमेंट नहीं पास कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर रीजन हो सकता है। तो यानी कि ऐसे चीजों में हम कभी भी साइंस में क्या करते हैं, जब एक छोटी स्टडी हुई होती है जिसमें हमारे पास बहुत बड़ा एविडेंस नहीं होता है तो वहां पे हम किसी भी स्टेटमेंट को देने से बचते हैं। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा स्ट्रेस में बी लिंक टू द ऑफस्प्रिंग साइज, यानी कि हो सकता है कि स्ट्रेस जो है वो ऑफस्प्रिंग की साइज पर मैटर करता हो। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका
278 का 1111 बनेगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। बस ये आपको एक साइंटिफिक सोच की तरफ लेकर जा रहे थे कि आप किस तरीके से किसी स्टेटमेंट को आप अपने जीवन में या अपने साइंस के कैरियर में किस तरीके से आप उसको बोलेंगे। समझ में आई बात? आगे बढ़ जाऊँ अब मैं, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से एक और मैचिंग का क्वेश्चन मुझे देखने को मिला इस पेपर में, जो मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन शायद एक बार आप, पहली बात तो अगर आप बायोटेक थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रोसेस आती है बायो रेमेडिएशन, इसको जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इस मैचिंग के क्वेश्चंस को, तो मैं हमेशा आपको बोल दे रहा हूँ, क्योंकि अब वही बात है कि अब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अब आपको मैं की पॉइंट्स भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। राइट। तो जो आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपके मैचिंग के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उन पर आपको एक बार रुकना है, ठीक है? क्योंकि उसमें अगर किसी एक भी पॉइंट को अगर आप पकड़ ले गए, तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप पर्सनली लेवल पे मुझसे पूछते हो और आपने मेरे साथ तैयारी की होगी, और मैं, चूँकि मैं बार-बार बोलता हूँ कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, या कोई भी इंसान जो है, उसको सारी चीज़ें नहीं आती हैं। सबकी अपनी एक एक्सपर्टीज़ होती है। बट एक कॉमन सेंस तो भगवान ने दिया है ना, कि आप किस तरीके से उसको सोच सकते हो। जब आपकी नाव 20 मझधार में आप खड़े हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, तो आप रुक के उस क्वेश्चंस को एक बार देखोगे ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे बायो वेंटिंग दे दिया पहला स्टेटमेंट। हालांकि एग्जामिनर भी बहुत चालाक है, वो भी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट लगा देते हैं, ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं कि आप घबरा जाएंगे। नेचुरल एटीन्यूएशन दे दिया, एयर स्प्रेइंग दे दिया, बायो स्टिमुलेशन दे दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। तरीका क्या है? या तो आप इन चारों जो आपको मेथड दिए गए हैं इसके बारे में आप जानते हो, बायो वेंटिंग जानते हो, हालांकि पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा या कैसे सोचूंगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको केवल मैचिंग करना है, और मैचिंग का क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया और मैं 1 मिनट के लिए ठहर गया। समझ रहे हैं बात को, गंभीरता को यहाँ पे समझिएगा। अब सिंपल सी कहानी मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे बायो स्टिमुलेशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। स्टिमुलेट वर्ड का तो मतलब समझते हो कि वो भी नहीं समझते हो। स्टिमुलेट करने का मतलब होता है कि किसी चीज को आप इनहैंस कर रहे हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, अब चाहे वो, अब बायो का मतलब है कि आप बायोलॉजिकल तरीके से आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप इनहैंस कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे इन सारे स्टेटमेंट में अगर मैं जाके यहाँ पे देखता हूँ, तो मुझे एक स्टेटमेंट में मुझे यहाँ पे इनहैंस वर्ड देखने को मिल रहा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन बाय एडिंग न्यूट्रिएंट टू इनहैंस बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, बायो स्टिमुलेशन बोला गया है। तो यानी कि अगर मैं डी को फोर्थ से मिला दूं और मैं ऑप्शन में आके देखूं, तो मुझे केवल एक ही ऑप्शन में रखा हुआ मिल रहा है। तो यानी कि यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर भी आप चाहो तो एक और तरीके से भी आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। अब वो कैसे चेक कर सकते हो? एक ऑप्शन में यहाँ पे रखा हुआ है नेचुरल एटीन्यूएशन। अब नेचुरल एटीन्यूएशन में क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कोई एक प्राकृतिक चीजों का यूज करके आप चीजों को ठीक कर रहे हैं। आप कोई अपने लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। बायो वेंटिंग हो गया या एयर स्प्रेइंग। एयर स्प्रेइंग स्प्रेइंग में आपको क्या समझ में आ रहा है कि कुछ हवा पानी में कुछ किया जा रहा होगा। लेकिन नेचुरल एटीन्यूएशन में आपका क्या है कि आप प्राकृतिक तरीके से उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो मुझे एक ही ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है कि इंडिजीनियस लेवल ऑफ कंटामिनेटेड डिग्रेडेशन विदाउट एनी ट्रीटमेंट। समझ में आ गई भैया? तो यानी कि बी का फर्स्ट भी अगर मिलाओगे तो भी आपको यहाँ पे रखा हुआ मिलेगा, और आपके 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यानी कि बाकी जो अपनी कॉपी में लिखा है बायोवेंटिंग क्या होता है, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जो कि आपका टेक्निक है। ऑक्सीजन को ऐड करने का टेक्निक होता है टू ए साइट ऑफ कंटामिनेशन टू एन अनसोसिएटेड जोन विच स्टिमुलेट इन सीटू एरोबिक डिग्रेडेशन। और एयर स्प्रेइंग में आपको ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। बस इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 284 क्वेश्चन आईडी है, और इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका 1136 बनेगा। समझ में आ गई बात, किस तरीके से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर को ट्रैक किया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैंने उठाया है। यहाँ भी ये क्वेश्चन जो है वो आप बहुत सारी चीज़ों का मैं कह सकता हूँ कि निचोड़ है, ठीक है? ये क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारे चीज़ों का, जो चीज़ें आप पढ़ते हैं बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, बस आपको सारी नॉलेज लाके यहाँ पे आपको उड़ेल देना है। अब एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा कि आपकी कुछ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी है विद द टाइप ऑफ द रेडिएशन या रेडियो आइसोटोप्स की बात की गई है, जिसमें आपका कम बोल रहे हैं कि आपको ओवरऑल आपको यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोला है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनर यूजर यूवी रेज। यानी कि जब आप माइक्रो सिटी कह लीजिए या इसको सिटी स्कैन बोलते हो, यही तो बोलते होगे, ये यूज करता है यूवी रेज को।
अब पहली बात तो मतलब पता नहीं आपका कभी इन चीज़ों से आमना-सामना हुआ है या नहीं हुआ है। बट अगर आप नॉर्मल भी अगर आपने डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ा होगा, ठीक है? या आपने डीएनए रिपेयर पाथवे अगर आप पढ़ते हो, ठीक है? तो वहाँ पे हमने एक बार चर्चा भी किया हुआ है। इवन डीएनए में अगर आप बेसिस के बारे में भी बात करते हो, तो जब आप यूवी जो होते हैं, यूवी रेज़ जो होते हैं, वो हमेशा हानिकारक होते हैं। इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी जो बायोलॉजी का मतलब आकाश में जो आपकी लेयर्स होती हैं उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में यूवी रेज पाई जाती है। ठीक है, यूवी शील्ड है यूवी रेज से बचाने के लिए, मतलब ये जो पूरी आपकी ओजोन ओजोन डिप्लीशन वाली जो आपकी कहानी आती है, दुनिया भर की जो चीजें होती है, मैं उसके रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि ओजोन जो होता है वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। और अगर ये ओजोन लेयर अगर आपकी खत्म होती है तो यूवी रेज जो होती हैं वो अंदर आने लगती हैं। यूवी रेज आती हैं तो डीएनए आपको बहुत सारी डिजीज कॉज करती हैं। ठीक है, जिसमें से जो बेसिस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो थाइमीन का डाइमर बन जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थाइमीन का डाइमर का मतलब क्या हो गया, दूसरे लैंग्वेज में मैं कह सकता हूँ पायरिमिडीन का डाइमर बन गया। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में अगर ऐसे लिख कर दे दिया तो छोड़ के चले आओगे। थाइमीन क्या है, प्यूरिन है कि पायरिमिडीन है? पायरिमिडीन है बेटा। तो पायरिमिडीन का डाइमर बन गया। तो यानी कि भैया अगर कुछ टेक्निक से अगर आप किसी चीज को समझना चाह रहे हो, मान लो कोई व्यक्ति बीमार है और आप उसका इलाज करना चाह रहे हैं, तो क्या आप उसको यूवी रेस से एक्सपोज करा देंगे? क्या पता नहीं बीमार रहा होगा तो बीमार हो जाएगा। तो यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी में हम यूवी रेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बात क्लियर हुई, समझ में आई कि नहीं आई? हालांकि यहीं पे इस चीज को जान लो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसको भी मैं एक अलग कलम से हाईलाइट करके लिख देता हूँ। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ ले, तो हम उसमें एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। तो ए ऑप्शन जहां जहां रखा है बेटा उसको आप काट दो। ये कट गया। अब आपके पास बी और ई मिल गया, बी सी डी ई मिल गया। आपको सी और डी को पहचानना है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बी और ई आपका सही है। बाकी इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आपने आयोडीन या थायराइड आपने पढ़ा होगा, तो जो आपका थायराइड सिंटोग्राफी होता है उसमें हम आयोडीन 123 का यूज करते हैं। ये बात आपकी सही है। और फेस कंट्रास्ट रेडियोग्राफी में हम एक्सरेज का यूज करते हैं। तो ओवरऑल जो इसका राइट आंसर आपका निकलेगा वो आपका बी सी डी ई बनेगा। और ये क्वेश्चन आईडी आपकी 290 थी और इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका 1160 बनेगा। राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन की जड़ तक पहुंच सकते थे, सोच सकते हैं बहुत चीजें। अब ये फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये टेक्निक्स मैंने नहीं पढ़ाई। मैंने ये रेडियो आइसोटोप के आपको मैंने माइक्रोसिटी मैंने पढ़ाई, कंप्यूटर टोमोग्राफी पढ़ाई नहीं पढ़ाई भाई, लेकिन कॉमन सेंस तो मैंने दिया है ना आपको। ये आपके अंदर भी ये चीजें हैं कि आप इतनी चीजों को सोच सकते हैं। और थोड़ा बहुत फिर आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि हाँ भाई मुझे क्या चूज करना चाहिए। अब ब्लाइंडली अगर आप यहाँ पे ए ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यानी कि आपका बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना अभी तक का बेकार हो गया, अगर आप इस क्वेश्चन में घबरा कर अगर आप ए ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। राइट। तो ये क्वेश्चन भी हमने अपने आउट ऑफ जोन का सॉल्व कर लिया। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसके बारे में भी हमने कोई बहुत बड़ा चर्चा नहीं किया हुआ है। और कुछ स्टेटमेंट आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दिया गया है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया बेटा जरूर पढ़ लेना। हालांकि आप ये एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में आप कहीं ना कहीं आप पढ़ते ही रहते हैं, बट फिर भी अच्छे से पढ़ लेना। चाहे आपको पाथफाइंडर में मिल जाएगा, आईफास में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो एक बार एनसीईआरटी में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखा है कक्षा 11 की बुक में, उसको उठा के पढ़ लेना कि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये तीन चार चीजें हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम हालांकि फिर बचा ही क्या, बट फिर भी ये जो आपके दो चार अब मतलब सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारी चीजें यहाँ पे है, लेकिन जब मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ तो मुझे एक ड्रग दिखाई देती है जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सिमाइड। जब आप किसी भी ड्रग की बात करते हैं, जब आप इनहिबिटर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जब आप इनहिबिटर्स की बात करते हैं, ट्रांसलेशन के जब आप इनहिबिटर्स की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे आपके एंटीबायोटिक होते हैं। उसमें दो एंटीबायोटिक अगर मैं आपको बताना चाहूँ, उसके बेसिस पे मैंने डीबीटी का एक 2018 या 2017 का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, आपको वीडियो मिल जाएगा। एक आपका एंटीबायोटिक होता है जो कि आपका क्लोरामफेनिकॉल होता है, ठीक है, और एक आपका जो होता है वो आपका साइक्लोहेक्सिमाइड होता है। दोनों ही एंटीबायोटिक जो होते हैं वो आपके ट्रांसलेशन प्रोसेस के इनहिबिटर होते हैं। और इसमें जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोरामफेनिकॉल जो होता है वो एक्सक्लूसिवली क्या करता है, प्रोकैरियोटिक का इनहिबिटर्स होता है। यानी कि प्रोकैरियोट्स में ये आपका इनहिबिट करता है, और साइक्लोहेक्सामाइड जो होता है ये आपके यूकैरियोट्स का इनहिबिटर होता है। ठीक है।
दोनों का मोड ऑफ एक्शन सेम होता है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा अपने लेवल पे। अब यहाँ पे इन्होंने बात की है कि जो आपका साइक्लोहेक्सामाइड है वो इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को बाय माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, बट डज नॉट अफेक्ट यूकैरियोटिक साइटोसोलिक राइबोसोम। मतलब कुल मिला के इनका कहने का मतलब है कि साइक्लोहेक्सामाइड जो है वो यूकैरियोट का इनहिबिटर नहीं है। तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। साइक्लोहेक्सामाइड जो है बेटा वो आपके यूकैरियोटिक का इनहिबिटर है। तो यानी कि डी ऑप्शन जहां रखा है उसको प्यार से आप कट कर दीजिए। कट कर दिया मैंने। अब ए बी सी यहां रखा है, बी सी ई यहां रखा है, तो यानी कि बी और सी जो है, बाकी ओवरऑल हमें करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। कहिए हाँ। दोनों ही स्टेटमेंट में अगर मैं जाता हूं तो मुझे बी और सी दोनों में देखने को मिल रहा है, बस मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे ए और ई के बारे में मुझे क्या कहना है। हालांकि आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अगर आप उसके जीनोम की तरफ जाएंगे तो वहां पे डी लूप एल लूप की वगैरह की स्टोरी आती है। तो अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपने जेन्युइन माइटोकॉन्ड्रिया जब आप पढ़ते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं वो आपके डबल स्टैंडर्ड, डबल कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो आपका डबल स्टैंडर्ड या सर्कुलर ही आपका होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके पास लीनियर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है बेटा ये आपका ट्रू है, हालांकि ये फैक्ट है। तो जब आप बड़े बुक्स में कई बार अगर आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को अगर आपने रीड किया होगा तो आप इस स्टेटमेंट तक जा सकते थे। तो इसका जो बेटर ऑप्शन मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा बेटा, बी सी ई मिलेगा, यानी कि 896 जो होगा वो इसका राइट आंसर आपका बनेगा। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, एक दो क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो कि बार बार मैंने आपको बोल रखा है, फोटोसिंथेसिस का मेगा रिवीजन भी करा दिया, जहाँ पे हमने डार्क साइकिल लाइट साइकिल के बारे में चर्चा कर लिया, कैल्विन बेंसन पढ़ लिया, आपको बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे कवर कर दिया है, ग्लाइऑक्सिलेट कवर कर दिया, कैम्प पाथवे कवर कर दिया। तो वहीं से एक क्वेश्चन आपका पूछा है और ये आएगा ही आएगा, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम है जो कि डिफरेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और आपको केवल बताना है कौन सा करेक्ट है। तो अगर आपने बहुत सारे एंजाइम जो उस पूरे पाथवे में तीन ही स्टेप होते हैं, पहला स्टेप जो होता है वो आपका कार्बोक्सिलेशन होता है, दूसरा स्टेप जो होता है वो आपका रिडक्शन होता है और तीसरा जो होता है वो आपका रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन में आपको वापस से वो मॉलिक्यूल बनाना होता है, तो यानी कि आप यहाँ पे एटीपी जो होती है वो आपकी खर्चा होती है। तो रीजनरेशन की अगर मैं बात करता हूँ या आप रिडक्शन की अगर आप बात करते हैं, तो रिडक्शन में जो यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया गया है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ये जो आपका एंजाइम है, जो कि जब आप कार्बोक्सिलेशन करने के बाद जब आप उसको तोड़ते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में, तो वो एक आपका रिडक्शन स्टेप है, रीजनरेशन नहीं है। रीजनरेशन में तो आपका फॉस्फोरिल रेबुलोकाइनेज होता है, जो कि काइनेज यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जितने भी एंजाइम्स काइनेज होते हैं वो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं। ठीक है। तो वो कहानी आपकी बनेगी, तो यानी कि डी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा और बी जो है वो आपका फाल्स हो जाएगा। तो बी यहाँ पे जहां जहां रखा है उसको काटते चले जाओ, बी यहाँ है, बी यहाँ है। अब आपका केवल क्या बचा, 988 जो है वो आपका यहाँ पे आंसर आपको निकल के आ गया। तो 247 का जो राइट आंसर आपका बनेगा वो आपका 988 जो होगा वो आपका राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से हमने कुछ सीएसआईआर के और भी क्वेश्चंस को देख लिए हैं और बाकी अब यहाँ पे आपका रिवीजन का खेल स्टार्ट हो चुका है। ये मत सोचिएगा कि सर थोड़ा बिजी हैं, कम वीडियो इधर आपको मैं रेगुलर नहीं दे पाया, बट फिर भी मेरे एंड से बेटा चीजें कवर हो चुकी हैं। ठीक है, मैंने पूरी लगभग जो मेरे एंड से पार्ट था वो मैंने कवर कर दिया है। जो चीजें होनी होंगी वो भी मेरे एक दो दिन का काम है, उसमें मुझे कोई बहुत काम नहीं करना है। मुझे बस वीडियो जिस दिन भी मुझे मौका मिलेगा, दो चार पाथवेज हैं तो कुछ और भी चीजें दिमाग में है, अगर वो समय का मतलब कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा रही तो वो सारी भी चीजें मैं आपका कवर करा दूंगा। बट आप विश्वास रखिए, आपकी सारी चीजें मैंने कवर कर दिया है। और अब ये जो आपका लास्ट बेटा 20 डेज है, ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। ये मैं आपको टेबलेट बना दूं, ठीक है, मैं दुनिया में आपको मिल जाएगा टेबलेट है, मैं कोई आपको रिवीजन सेशन करा दूं या मैं आपको कुछ भी करा दूं, हालांकि इन सब का भी एक इम्पैक्ट हो सकता है, बट मेजर इम्पैक्ट आपका ये पड़ेगा कि आप कितना मेरे जो बनाए हुए वीडियोस हैं उनको सुन रहे हैं। उसमें मैंने बोल दिया, जैसे मैंने आज बोला कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तुमने मेरे वीडियो के सुनने के बाद क्या तुम वाकई में माइटोकॉन्ड्रिया उठा के एक बार पढ़ा,
या तुमने बड़ी-बड़ी बुक से पढ़ा था, तो क्या तुमने आज एक बार एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो जानने की चेष्टा करी? अब इस अप्रोच पे आपका डिपेंड करेगा कि आप कितने तरीके से चीज़ों को करते हैं। बाकी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य जेआरएफ पे मैं 24 आवर अवेलेबल हूँ। कोई भी चीज़ अगर आपको पूछना है, ठीक है? आप कोई फर्जी क्वेश्चंस वहाँ पे मत भेजिएगा। किसी भी तरीके अगर आप लो फील करते हैं, डिमोटिवेट फील करते हैं, किसी भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है, आपको भी पता चल गया है कि मैं क्या चीज़ें डील करता हूँ। अब आप ज़बरदस्ती का मेरे से ड्रोसोफिले का क्वेश्चन अगर आप मेरे से फ्रेम करके पूछते हैं, इवोल्यूशन का फ्रेम करके पूछते हैं, इकोलॉजी फ्रेम करके पूछते हैं, तो मैं उसको नहीं बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि वो मेरा पार्ट नहीं है। बाकी आपके लिए बहुत सारे वहाँ पे उस पार्ट को अगर आप कवर करना चाहते हैं, तो बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ा के उस कंटेंट को रखे हुए हैं और आप उसको कर सकते हो। और एक है बायोलॉजी स्टूडेंट, उसमें भी आपको कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं लगाना है। एक बार किताब उठा के पढ़ोगे, वो भी आपको समझ में आएगा। बट जिस चीज़ों पे आपका कमांड है, जैसे आप जूलॉजी बैकग्राउंड के हैं, तो अपने थोड़े जूलॉजी चीज़ों को भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो एग्ज़ाम में मिलेगा। बॉटनी बैकग्राउंड के हैं, थोड़ा-सा प्लांट में पानी कैसे चढ़ता-उतरता है, वो देख लेना, ठीक है? तो अब यहाँ पे ना आप एमएससी के बाद का पेपर देने जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा स्मार्ट एक्टिविटी करिए और स्मार्ट कार्य करिए। तो जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था, वो आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमारी प्रक्रिया जारी रहेगी, कुछ और वीडियोज़ भी आपको मिलते रहेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल को जॉइन करिए। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुपर चैट के माध्यम से इस चैनल को सपोर्ट करने का भी प्रयास ज़रूर करिए अपनी क्षमता अनुसार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।